Assalamu alaikum viewers, this is Ikhtasam Haq and you are watching my channel Hub of Competitive Exams. So welcome back to our channel. आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है monistic theory of sovereignty. There are two theories of sovereignty. One is called monistic theory of sovereignty and other is called pluralistic theory of sovereignty. तो मोनिस्टिक थ्योरी जो है इसका जो चीफ एक्सपोनेंट है वो है ऑस्टन. तो ऑस्टन कहता है कि इट इज़ द सुप्रीम पावर रिजाइड्स एट वन सेंटर, यानी ये किंग या लेजिस्लेचर के पास होगा, वो एक ही सेंटर के पास होगा, यानी वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा. इसके बाद है कि इट इज़ एक्सरसाइज बाय वन पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन एंड इट कैन बी शेयर्ड बाय टू और मोर पर्सन्स. यानी ये जो सॉवरेनिटी होगी वो एक पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन्स एक्सरसाइज करेगी और वो डिवाइड नहीं की जाएगी एमंग टू और डिफरेंट सेंटर्स, यानी वो एक ही सेंटर्स से एक्सरसाइज किया जाएगा. तो बिगिंस बाय डिफाइनिंग लॉ. ऑस्टन जो है वो सॉवरेनिटी की डिफिनीशन से पहले लॉ की डिफिनीशन करता है. तो वो लॉ को इस तरह डिफाइन करता है कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन, यानी लॉ जो है वो सॉवरन का कमांड है. तो वो कमांड किस तरह है, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी सॉवरन जो होगा वो ये कहेगा कि ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए. तो जो ऑर्डर वो करेगा वो इसका कमांड होगा और जो अवाम होंगे वो इसको ओबे करेंगे. तो रूलर जो है यानी लॉ जो है ऑस्टन कहता है कि इट इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी कोई काम करेगा या ना करेगा वो आवाम को बताएगा कि आप लोग ये काम करें और ये काम ना करें. तो आवाम जो है वो इसको ओबे करेगा. इसके बाद वो सॉवरेनिटी को डिफाइन करता है. तो सॉवरेनिटी की डिफिनीशन वो कुछ इस तरह करता है कि इट इज़ अ डिटरमिन्ड ह्यूमन सुपीरियर, यानी जो सॉवरन होगा वो ह्यूमन सुपीरियर होगा. और इसके बाद कहता है कि नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू अ लाइक सुपीरियर, यानी जो सुपीरियर होगा, जो सॉवरन होगा वो किसी दूसरे सॉवरन के मतहत नहीं होगा, यानी वो ऑल इन ऑल होगा. इसके बाद कहता है कि रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस फ्रॉम द बुल्क ऑफ गिवन सोसाइटी, और वो जो सोसाइटी है उसे हैबिचुअल ओबीडियंस वो रिसीव करेगा, यानी जो अवाम होंगे वो इस रूलर के, इस सॉवरन के जो ऑर्डर होंगे वो उसको ओबे करेंगे. और सॉवरन जो है जो भी रूल्स बनाएगा वो अवाम इस पर मानवान अमल करेगा और उसको ओबे करेगा. और जो सोसाइटी होगी, और इसके बाद कहता है एंड द सोसाइटी इज़ अ सोसाइटी पॉलिटिकल एंड इंडिपेंडेंट, और जो सोसाइटी होगी वो पॉलिटिकल और इंडिपेंडेंट होगी. तो इस तरह वो सॉवरेनिटी की डिफिनीशन करता है कि वो एक आदमी होगा, एक सॉवरन होगा जिसका ऊपर कोई और सॉवरन नहीं होगा, यानी वो बज़ाते खुद एक सॉवरन होगा और किसी दूसरी सॉवरन के मतहत नहीं होगा, और जो आवाम होंगे वो इसकी ओबीडियंस करेंगे. तो इस तरह वो सॉवरेनिटी की डिफिनीशन करता है. इसके बाद फ्रॉम एनालिसिस ऑफ अबाउट डिफिनीशन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम इसके डिफिनीशन को एनालाइज करें तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इससे वजूद में आते हैं. तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सॉवरेनिटी डजंट बिलोंग टू पीपल, यानी सॉवरेनिटी जो होगी वो पूरे आवाम पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, यानी आवाम के यहाँ कोई सॉवरेनिटी नहीं होगी, बट टू वन पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स, बल्कि वो एक ही पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन्स एक्सरसाइज करेगी और आवाम जो होंगे वो सॉवरन नहीं होंगे. दूसरा जो है कि सॉवरेनिटी इज़ एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड, जो सॉवरन होगा वो एब्सोल्यूट होगा और अनलिमिटेड होगा, यानी उस पर कोई लीगल लिमिटेशन नहीं होंगे. और इस तरह ओबेड बाय ऑल पीपल्स, और तमाम आवाम जो है एक सोसाइटी का वो इसकी रूलर्स के जो ऑर्डर्स है उसको ओबे करेंगे. और जो सॉवरन होगा इट इज़ अबव लॉ, यानी कोई लीगल लिमिटेशंस इस पर नहीं होंगे और वो अबव लॉ होगा. इसके बाद है कि सॉवरेनिटी इज़ इंडिविजिबल, यानी इसके डिफिनीशन से हमें ये पता चल सकता है कि वो सॉवरेनिटी जो होगी वो इंडिविजिबल होगी, यानी वो एक ही सेंटर एक्सरसाइज करेगी. अगर हम इसको टू और मोर सेंटर्स में डिवाइड करें तो ये सॉवरेनिटी जो होगी वो लिमिटेड होगी. तो इस तरह कहता है कि इन केस ऑफ डिवीजन
लिमिटेड, इन केस ऑफ डिवीजन वो लिमिटेड हो जाएगी। और इस तरह में फार्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फेडरेशन, यानी जो सॉवरेनिटी होगी उसको हम फेडरेशन में फार्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वो बाय कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, यानी डिफरेंट लिस्ट्स ऑफ पावर्स होते हैं। एक लिस्ट ऑफ पावर सेंटर का होता है, जो सेंटर ही इस पर लेजिस्लेशन करेगा, और जो दूसरा जो लिस्ट होगा उस पर प्रोविंसेस जो होंगे वो लेजिस्लेशन करेंगे। और तीसरा एक लिस्ट होता है जिसको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, उस पर दोनों लेजिस्लेशन कर सकते हैं, और जो सेंटर का होगा वो प्रीवेल होगा। मतलब ये है कि अगर प्रोविंस भी इस पर लेजिस्लेशन करे और सेंटर भी करे तो कंकरेंट लिस्ट में जो पावर है, अगर दोनों में तजाद आ जाए सेंटर और प्रोविंस में, तो इस तरह जो सेंटर का लेजिस्लेशन होगा कंकरेंट लिस्ट पर तो उसका प्रीवेल होगा। इस तरह जो फेडरेशन है तो इसमें हम फार्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पावर्स को अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सॉवरेनिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इस तरह ये पॉइंट जहन में रखिएगा कि जो फेडरेशंस होते हैं उसमें फार्मली पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन सॉवरेनिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है। और चौथा जो एलिमेंट है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो है कि स्टेट जो है इट इज़ अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी, यानी एक स्टेट जो है वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी होती है, और इस तरह वो एग्जिस्ट करता है। यानी स्टेट जो होता है वो तब तक एग्जिस्ट करता है व्हेन सॉवरेनिटी लाइज, यानी जब तक सॉवरेनिटी होगी एक स्टेट के पास तो उस वक्त तक वो स्टेट की एग्जिस्टेंट होगी, और यानी वो स्टेट एग्जिस्ट करेगा। और जब उससे सॉवरेनिटी को लिया जाता है तो फिर वो स्टेट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह सॉवरेनिटी जो है वो फोर्थ एलिमेंट है, यानी स्टेट जो है वो 4 एलिमेंट से बना है। नंबर 1 है पॉपुलेशन, नंबर 2 है टेरिटरी, नंबर 3 जो है वो है गवर्नमेंट, और चौथा जो है वो है सॉवरेनिटी। तो ये 4 एलिमेंट से बना है। तो इस वक्त तक स्टेट वजूद में होगा जब तक इसके पास सॉवरेनिटी होगी, यानी ये एक भी एलिमेंट अगर उससे ख़त्म हो जाए तो स्टेट की वजूद ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह सॉवरेनिटी जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट। स्टेट इस वक्त तक एग्जिस्ट करेगी जब तक उसके यहाँ सॉवरेनिटी होगी। तो इट इज़ ओबेड बाय ऑल पीपल, यानी जो सॉवरन होगा वो तमाम लोग उसको ओबे करेंगे। तो अभी आते हैं क्रिटिसिज्म्स की तरफ। क्रिटिसिज्म में जो है सबसे पहले आता है कि ह्यूमन सुपीरियर जो है इट इज़ नीदर एग्जिस्ट इन पास्ट नॉर विल एग्जिस्ट इन फ्यूचर, यानी जो इतने ज़्यादा सुपरियरिटी ऑस्टन सावरन को देता है, इस तरह की सावरन ना ही पास्ट में कोई गुजरा है और ना ही फ्यूचर में होगा। तो ये एक क्रिटिसिज्म इस पे आता है कि ये हिस्टोरिकली रॉन्ग है, यानी हिस्ट्री में कोई ऐसा सावरन नहीं गुजरा है जो इतना एब्सोल्यूट हुआ करता था। तो लिमिटेड बाय मॉरल वैल्यूज, नेचुरल लॉज, इंटरनेशनल लॉज एंड कन्वेंशंस, यानी पास्ट में जितने भी रूलर्स हुआ करते थे वो लिमिटेड हुआ करते थे बाय वैल्यूज, बाय मॉरल वैल्यूज, नेचुरल लॉज एंड इंटरनेशनल लॉज एंड कन्वेंशंस, यानी कोई भी रूलर्स पास्ट में एब्सोल्यूट नहीं हुआ करता था और वो इस लिमिटेशंस के अंदर काम करते थे, यानी ये नेचुरल लॉज, इंटरनेशनल लॉज एक्सेट्रा एंड मॉरल वैल्यूज उस पर लिमिटेशंस इम्पोज करते थे। तो इस तरह कोई भी रूलर्स पास्ट में इतना सुपीरियर नहीं गुजरा है। तो इस तरह ये हिस्टोरिकली रॉन्ग है। दूसरा जो है पे नो रिगार्ड टू पीपल, यानी जो ऑस्टन है उसने अवाम को कोई रिगार्ड नहीं दिया है, यानी अवाम जो है उसको सिरे से इग्नोर किया है। और हम ये जानते हैं कि इस वक्त तक कोई लॉ इफेक्टिव नहीं होगा जब तक वो आवाम के विल के मुताबिक ना हो, यानी जो रूल्स रेगुलेशन सावरन बनाएगा वो आवाम के विल के मुताबिक बनाएगा। तो इस तरह एक सावरन जो होता है वो इतना सुपीरियर नहीं हो सकता कि वो आवाम के विल के खिलाफ जा सके। तो इस तरह वो आवाम के विल के मुताबिक रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, और ऑस्टन जो है वो पीपल को उसने इग्नोर किया है। तो इस तरह ये एक क्रिटिसिज्म इस पर ये भी आ सकता है। तीसरा जो है कि हिज आर्गुमेंट ऑफ लॉ ऑन रॉन्ग कंसेप्शन, यानी उसने जो लॉ का कॉन्सेप्ट दिया है वो रॉन्ग कंसेप्शन में है, क्योंकि नो सावरन कैन डिसरिगार्ड रिलीजन, कस्टम्स
कन्वेंशंस एक्सेट्रा वाइल मेकिंग एनी रूल्स रेगुलेशंस। तो जिस तरह ऑस्टन ने लॉ का कॉन्सेप्ट दिया है कि एक सुप्रीम रूलर्स होता है और इसका कमांड जो है वो सुपीरियर होता है और आवाम उसको ओबे करेगा, तो इस तरह जो रूलर होता है वो इतना सुपीरियर नहीं हो सकता। तो इस तरह ये लॉ का जो कॉन्सेप्ट दिया है ऑस्टन ने, उसने एक रॉन्ग कंसेप्शन दिया है, क्योंकि सॉवरेन जो है वो रिलीजन, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस वगैरह को इग्नोर नहीं कर सकता है जब वो लॉ बनाता है। तो इस तरह उस पर ये लिमिटेशंस है, लाइक रिलीजन्स, कस्टम, ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। तो इस तरह वो कोई भी लॉ इसके खिलाफ नहीं बना सकता। तो इस तरह वो इतना सुपीरियर नहीं होता है जितना ऑस्टन ने बताया है। इसके बाद चौथा जो क्रिटिसिज्म है कि कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, यानी ऑस्टन ने लीगल और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं बताया है और इस तरह उसने लायर कॉन्सेप्ट दिया है सॉवरेनिटी का। और वो यूके का जो सिस्टम है उसमें किंग इन पार्लियामेंट को सॉवरेन माना है, यानी जो किंग इन पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है इन यूके पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस तरह उसने ट्राइड किया है try to include electorate in legal sovereignty, but it is a political sovereign। यानी ऑस्टन जो है उसने ये कोशिश की है कि जो किंग इन पार्लियामेंट है उसमें इलेक्टोरेट को भी इंक्लूड करे, यानी वो लीगल सॉवरेन का इस तरह कॉन्सेप्ट दिया है उसने कि जो किंग इन पार्लियामेंट है वो सॉवरेन होगा, और इसके साथ साथ उसने इलेक्टोरेट को भी इंक्लूड करने की कोशिश की है। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्टोरेट जो है उसको हम पॉलिटिकल सॉवरेन मानते हैं। तो उस तरह ऑस्टन जो है उसने लीगल और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है और उसको यकजा करने की कोशिश की है। तो इस तरह एक क्रिटिसिज्म आ सकता है। इसके बाद लास्ट है कि मॉडर्न स्टेट जो है इट इज़ अ वेलफेयर स्टेट। जो मॉडर्न स्टेट होती है वो वेलफेयर स्टेट होती है और वो जो है ना दूसरे स्टेट के साथ रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश करती है, और जो भी वो कोऑपरेशन हो सके वो दूसरे स्टेट के साथ कोऑपरेशंस करते हैं। तो इस तरह इट डिमांड कोऑपरेशंस एंड कांट बी आइसोलेटेड, यानी इस मॉडर्न दौर में कोई भी स्टेट आइसोलेटेड नहीं हो सकता है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशंस। तो इस तरह इसने जो कॉन्सेप्ट दिया है कि एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस होगी, ये ट्रू नहीं है। यानी एक स्टेट के लिए, एक सॉवरेन के लिए एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट होना, इसको हम आइसोलेट मान सकते हैं। तो इस तरह वो आइसोलेटेड नहीं हो सकता है इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, यानी वो दूसरे स्टेट के साथ कोऑपरेशन करेगा। तो इस तरह ये क्रिटिसिज्म आ सकता है कि जो उसने कॉन्सेप्ट दिया है कि वो एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट होगा, तो इस तरह वो आइसोलेट नहीं हो सकता है और दूसरे स्टेट के साथ कोऑपरेशन करेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये थ्योरी समझ आई होगी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा अबाउट डुअलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।